राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक मांग एवं मांग के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। मांग के नियम को जानने से पहले हमें मांग क्या होती है इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी प्रतीत होता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो मांग को हम इच्छा का पर्यायवाची मान लेते हैं। ठीक है, मांग को साधारण शब्दों में हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ की यदि हम इच्छा कर रहे हैं, आज हमको अच्छा ड्रेस लेने का मन है, ठीक है, उसकी इच्छा है, तो वो मांग है। लेकिन अर्थशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मांग और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, इच्छा जो है वो सबसे पहला थॉट है जो हमारे दिमाग में आता है, किसी चीज़ की डिज़ायर होना, है ना, इच्छा होना, किसी वस्तु को चाहना। ठीक है, वो इच्छा जब होती है तो फिर हम देखते हैं कि हमको जो इच्छित वस्तु है मेरी, या जिस वस्तु के लिए मैं कामना कर रही हूँ, इच्छा कर रही हूँ, क्या उस वस्तु की वास्तव में मुझे आवश्यकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है आवश्यकता। हम ये देखते हैं कि जो इच्छित वस्तु है, मान लीजिए मैं अपने लिए कोई नई ड्रेस की इच्छा कर रही हूँ, तो क्या वो उस ड्रेस को खरीदना मेरे लिए आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता की जब हम बात करते हैं तो हम रिसोर्सेज को देखने लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमको अपनी मांग को अपनी दी हुई संसाधनों में या दिए हुए इनकम में ही उसको हमें पूरा करना होता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि किस चीज़ की हमको आवश्यकता है, उसके बाद जाकर हम मांग पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मांग के अंदर इच्छा और आवश्यकता, ये दोनों चीजें मांग में निहित होती हैं या उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो अब बात उठती है कि मांग में निहित तत्व कौन कौन से हैं, या हम कब कहेंगे कि ये, अगर हम किसी वस्तु की, पर्टिकुलरली वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहला तो है हमारा तत्व जिसे बोला जाता है मांग में निहित तत्व। सबसे पहला है कि वस्तु की इच्छा। ठीक है, सबसे पहला तत्व हो गया कि हमें उस वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए हमारे मन में। ठीक है, दूसरा, वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त साधन या पर्याप्त संसाधन। मतलब हमारे पास सफिशिएंट संसाधन या रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास इनकम होनी चाहिए जिससे कि हम उस इच्छित वस्तु को पूरा कर सके। तीसरी चीज आती है इसमें संसाधनों को व्यय करने की तत्परता। वस्तु की इच्छा है, वस्तु खरीदने के लिए मेरे पास साधन भी हैं, लेकिन उन साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। यानी कि मैं उन संसाधनों को, या जो मेरे पास रिसोर्सेज है, जो मेरे पास इनकम है, मैं उसको रेडी हूँ स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है एक निश्चित कीमत। एक निश्चित कीमत, मांग का संबंध हमेशा कीमत से होता है ना, कि किस वस्तु पे हम उस वस्तु की मांग कर रहे हैं। तो अगला एलिमेंट, चौथा एलिमेंट हो गया हमारा एक निश्चित कीमत, अ फिक्स्ड प्राइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो क्या है आपका, निश्चित समयावधि। निश्चित समयावधि। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक फिक्स्ड प्राइस पर अगर हमें किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है, उस वस्तु को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन है और उन साधनों को व्यय करने की तत्परता भी है, तो कहा जाएगा कि हम उस वस्तु की डिमांड या मांग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि मांग क्या है और मांग में निहित तत्वों को बताइए। तो मांग को परिभाषित करने के साथ साथ आप ये 5 जो एलिमेंट्स हैं डिमांड में, उनको भी आप लिख देंगे। मांग में निहित तत्वों के बाद हम आगे बात करेंगे मांग फलन की, है ना, मांग फलन।
मांग फलन दो प्रकार का होता है। एक है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा है बाजार मांग फलन। ठीक है, व्यक्तिगत मांग फलन का मतलब जब हम किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाने वाली मांग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिमांड, सपोज वस्तु X की हम मांग कर रहे हैं, तो डिमांड ऑफ X कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ X कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ कि वो वस्तुएं जो वस्तु X की स्थानापन्न भी हो सकती हैं या पूरक वस्तु भी हो सकती हैं। ठीक है, तो रिलेटेड वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय, भविष्य में Y का मतलब हो गया उपभोक्ता की आय और E का मतलब हुआ भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो अब इन चीजों को अगर हम डिटेल में नीचे लिखें, यानी प्राइस ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, डी एक्स का मतलब हो गया वस्तु एक्स की मांग। ठीक है, वस्तु एक्स की मांग किस पर निर्भर करती है ये हम बता रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत मांग फलन बेसिकली ये बताता है कि वस्तु एक्स की जो मांग है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले कि वस्तु एक्स की मांग उस वस्तु की कीमत पर। ठीक है, पी एक्स का मतलब हो गया वस्तु एक्स की कीमत। ठीक है, दूसरा है पी आर यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं से तात्पर्य है आपका स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं या जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं, इसका अभिप्राय होता है ऐसी वस्तुएं जिनका एक के बदले प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय की जगह पर कॉफी का इस्तेमाल कर लेना, चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये हो गई सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। दूसरी चीज है कि पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसमें उन दो वस्तुओं का, किन्हीं भी दो वस्तुओं का इस्तेमाल हम एक साथ करते हैं, जैसे शूज एंड सॉक्स, इंक एंड पेन। ठीक है, स्कूटर एंड पेट्रोल। तो इन सब चीजों का भी प्रभाव, जैसे मान लीजिए स्कूटर की कीमत अगर, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है ना, तो उसका प्रभाव आपकी स्कूटर की डिमांड पर भी पड़ेगा। लोग क्या करेंगे, जो महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग स्कूटर नहीं खरीदेंगे, यानी कि स्कूटर की डिमांड उसकी वजह से कम होगी। तो संबंधित वस्तुओं का भी प्रभाव जो है वो वस्तु की मांग पर पड़ता है। वाई का तात्पर्य हुआ उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, उपभोक्ता की आय का भी प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। यदि आय बढ़ जाती है तो कीमत में अगर कोई परिवर्तन नहीं भी होता है तो भी हम क्या करते हैं, उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला है ई। ई का तात्पर्य है भविष्य में वस्तु की कीमत परिवर्तित होने की संभावना, होने की संभावना है ना। अगर भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होगी तो अभी एट प्रेजेंट अगर उस वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं भी हुआ है, जनरली क्या होता है, हमारा मांग का नियम हमको ये कहता है कि मांग में और कीमत में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। जनरल सिचुएशन में यही होता है। ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में उसी वस्तु की कीमत
और अधिक बढ़ने की संभावना हो, मान लो फ्यूचर में इस वस्तु की कीमत, वस्तु एक्स की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स और ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी, तो ऐसी स्थिति में प्राइस में अभी कोई चेंज नहीं आया है, एक्चुअल प्राइस में चेंज नहीं आया, ये तो खाली एक्सपेक्टेशन है, संभावना है हमारी, लेकिन उस संभावना को देखते हुए क्या करते हैं आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है, उल्टा। जबकि जनरली होता क्या है, प्राइस बढ़ेगी, सॉरी प्राइस घटेगा तभी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अभी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ना तो प्राइस बढ़ा है ना तो प्राइस घटा है, बस फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में भी लोग क्या करते हैं, ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, सामान को होर्डिंग करके अपने पास एकत्र करके रखने लगते हैं, ठीक है। अगला है टी। टी यानी उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, अगर उसमें चेंज आ जाता है, तो अगर वस्तु की कीमत बढ़ी है या घटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अभी कोई पर्टिकुलर फैशन चल रहा है, अगर वो फैशन आउट ऑफ मार्केट हो जाता है तो लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा फैशन में होती है या ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड होती है तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, चाहे उसके प्राइस में कोई चेंज आया हो अथवा नहीं आया हो, ठीक है। लेकिन जब हम बच्चों, ये तो हमने एज अ होल बताया कि व्यक्तिगत मांग फलन या इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या इंडिविजुअली डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, किसी एक वस्तु की मांग को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें या अल्पकाल की बात करें, तो अल्पकाल में हम पी आर, वाई, ई और टी को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो शॉर्ट टर्म में बेसिकली वस्तु की मांग पर किसका प्रभाव पड़ता है, उस वस्तु की कीमत का ही, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आपका व्यक्तिगत मांग फलन बेसिकली किस तरीके से वर्क करेगा, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। यानी कि अल्पकाल में वस्तु की मांग पर उस वस्तु की कीमत का ही प्रभाव पड़ता है। यदि कीमत ज्यादा होगी तो मांग कम हो जाएगी, और यदि प्राइस कम होगा तो मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर हमने इन सारे फैक्टर्स को स्टडी किया। अब हम बढ़ते हैं बाजार मांग फलन की तरफ, ठीक है। व्यक्तिगत की बात करें तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक सिंगल उपभोक्ता की। लेकिन जब हम बाजार की बात करते हैं तो बाजार में कई सारे उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। तो जब बहुत सारे कंज्यूमर्स की कलेक्टिवली डिमांड का क्या इफेक्ट होता है, या वो जो कलेक्टिव डिमांड होती है उस पर किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ, शुरुआती में तो यही आपके पांचों आ जाएंगे, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उपभोक्ता की इनकम यानी कंज्यूमर्स इनकम, भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की संभावना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसके अलावा एक चीज और ऐड होगी, दो चीजें बेसिकली ऐड होंगी, एक है पी, बाकी चीज को हम रिपीट नहीं कर रहे, यहां लिखा हुआ है खाली पी, और एक है आपका वाई डी, ठीक है। तो पी और वाई डी को हम यहां पे लिख देते हैं। पी का मतलब हो गया साइज ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का आकार, ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इसका प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। मान लीजिए डिमांड अचानक से बढ़ जाए, है ना, किसी दूसरे राज्य से बहुत सारे लोग जो है इमिग्रेट होकर आपके पर्टिकुलर स्टेट में आ जाए, या किसी दूसरे देश से कुछ लोग हमारे यहाँ आ जाए, तो अचानक से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसका प्रभाव क्या होगा कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसी संभावना हो सकती है। अगला है वाई डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या आय का वितरण। आय का वितरण कैसा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मान लीजिए अगर किसी अर्थव्यवस्था में आय का समान वितरण है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारा कि आवश्यकता वाली जो वस्तुएं हैं उनकी मांग ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आय का वितरण असमान है, यानी कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है, अमीर और गरीबों के बीच में बहुत बड़ी खाई है एक, है ना, तो इसका मतलब यह है कि जो अमीर है वो उनकी संख्या कम है, यानी आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे देश की नेशनल इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अगर हैव्स के पास या धनी लोगों के पास है, ठीक है, और आय का कम हिस्सा जो है वो गरीब लोगों के पास में है, तो ऐसी स्थिति में जो विलासिता वाली वस्तुएं होंगी, है ना, उनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो जिस तरह की वस्तुओं की डिमांड होती है उसी के आधार पर फर्दर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं वो उसी पर डिपेंड करती हैं, है ना। तो डिमांड जो है वो बेसिक पॉइंट है जहां से इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी स्टार्ट होती है। कोई भी प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर जो होता है या उद्यमी है, उसके लिए सबसे पहला ड्राइव क्या होता है कि वो ये देखता है कि वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है उस प्रोडक्ट की बाजार में कितनी डिमांड है ना। यदि डिमांड ज्यादा होगी तो उसे मोटिवेशन मिलेगा, वो मोटिवेशन मिलेगा तो नेचुरली वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब है कि उसको और ज्यादा रिसोर्सेज की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी इनकम भी बढ़ेगी और हमारा देश जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यही इसके उल्टी स्थिति है, अगर यदि बाजार में डिमांड कम हो रही है तो ये हमारे बाजार में एक ऋणात्मक या नेगेटिव अप्रोच लाता है, ठीक है ना। इससे उद्यमी जो होते हैं वो डीमोटिवेट होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ या उत्पादन करता हूँ तो अगर उसकी डिमांड कम हो रही है या डिमांड कम है तो उसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा इसके लिए वो कोई श्योरिटी नहीं होती है उसको, इसीलिए वो क्या करता है, प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो प्रोडक्शन का कम होना अल्टीमेटली क्या करता है, आगे आय को भी कम करता है, ठीक है। तो आपका डिमांड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइव है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सेलरेट करती है या उसकी गति को बढ़ाती है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये मांग फलन क्या है ये समझ में आया। दो तरीके का है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन, ठीक है। व्यक्तिगत मांग फलन में हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो व्यक्तिगत मांग को या पर्टिकुलर किसी एक वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। जैसे डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, किसी एक कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उस उपभोक्ता की आय, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना या फिर उपभोक्ताओं के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लेकिन शॉर्ट रन में हम इन चारों को स्थिर मान लेते हैं। तो शॉर्ट रन की अगर या अल्पकाल की हम बात करें तो व्यक्तिगत मांग फलन में आपका फॉर्मूला क्या होगा, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी इसी वस्तु की मांग पर इस वस्तु की कीमत का ही प्रभाव पड़ता है। यदि कीमत ज्यादा होगी तो मांग कम हो जाएगी और अगर कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। यानी मांग में और कीमत में कैसा कीमत में और मांग में विपरीत, है ना, या ऋणात्मक या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरी तरफ वही बाजार मांग फलन की बात करें तो हम इन पांचों को तो लेंगे, इसके अलावा दो चीजें और इसमें शामिल होती हैं क्योंकि ये एग्रीगेट रूप से पूरे बाजार की बात करता है। तो इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का आकार क्या है, कितनी पॉपुलेशन है हमारी, वो बढ़ गई है या घट गई है। घट जाएगी पॉपुलेशन, मान लीजिए अचानक से घट गई, यहाँ से लोग ही बाहर चले गए, है ना, उस वजह से पॉपुलेशन, या कोई महामारी आ गई, बहुत सारे लोग जो है वो गुजर गए, तो पॉपुलेशन आपकी कम हुई तो नेचुरली आपकी डिमांड कम हो जाएगी। और अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आय का वितरण कैसा है। यदि आय का वितरण असमान है, यानी निर्धन लोगों की संख्या ज्यादा है और जो रईस लोग हैं, जो जिन हैव्स हैं, उनकी संख्या अगर कम है लेकिन आय का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है, तो विलासिता वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, मांग बढ़ेगी। तो इस तरीके से मांग फलन को हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मांग तालिका की, ठीक है, मांग तालिका या डिमांड शेड्यूल, डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। मांग तालिका भी आपकी दो तरह की है, व्यक्तिगत
व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा है बाजार मांग तालिका। ठीक है, अभी हमने जब मांग के बारे में पढ़ रहे थे तो मांग फलन की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने बोला कि मांग फलन भी दो तरह का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो उसी के आधार पर बाजार जो हमारी जो मांग है उसके अगर हम स्केड्यूल या शेड्यूल या तालिका बनाना चाहें तो वो भी दो तरीके की बनेगी, व्यक्तिगत और बाजार। व्यक्तिगत बाजार तालिका मांग तालिका किस पे निर्भर करती है? जैसे अभी आपको बताया था, dx डिमांड ऑफ x कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x कमोडिटी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हम प्राइस लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांगी गई मात्रा। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, प्राइस रुपीज में है। ठीक है, मान लो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तब हम उसकी 40 यूनिट्स को डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर ए सपोज। ठीक है, अभी क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होके 8 रुपए हो गया, तो 8 रुपए होगा तो डिमांड हमारी बढ़ेगी, है ना। तो मान लीजिए ये 40 था तो 45 हो गया। जनरल सिचुएशन में यही होता है कि हमारी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइस कम हो रहा है, 8 से मान लीजिए 6 हुआ तो डिमांड और बढ़ी, 50 यूनिट्स हो गई। फिर प्राइस अगर और कम हो रहा है, मान लीजिए 4 रुपीज, तो ये आपकी डिमांड और बढ़ गई, मान लीजिए 60 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एक व्यक्तिगत यानी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को, है ना, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या उपभोक्ता की डिमांड को यदि हम तालिका के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहा जाता है। लेकिन जब हम बाजार मांग तालिका की बात करते हैं तो बाजार में कई कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो मान लीजिए एक बाजार में फॉर एग्जाम्पल 6 या 7 कंज्यूमर्स हैं, मान लीजिए 6 कंज्यूमर्स, तो उन 6 कंज्यूमर की जो डिमांड होगी उसको हम ऐड करते जाएंगे। सपोज प्राइस, दूसरे में ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, सपोज कंज्यूमर सी, मान लो 3 कंज्यूमर की है। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, बाजार मांग, है ना, यानी कि मार्केट डिमांड। ठीक है, लास्ट कॉलम हो गया आपका मार्केट डिमांड का। सपोज प्राइस आपका 10 रुपीज था तो कंज्यूमर ए जो है वो 8 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर बी जो है वो 6 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर सी जो है वो मान लीजिए 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। प्राइस डिक्रीज होकर 8 रुपीज हुआ तो डिमांड सब बढ़ाएंगे, कंज्यूमर ए ने बढ़ा के 10 यूनिट्स की, कंज्यूमर बी ने मान लीजिए 8 यूनिट्स, कंज्यूमर सी ने 12 यूनिट्स। फॉर इंस्टेंट अभी प्राइस और कम हुआ, 6 रुपीज हो गया, तो कंज्यूमर ए भी प्राइस अपनी डिमांड को बढ़ाएगा, है ना, वो कर लेगा, मान लीजिए 10 है तो उसने 15 यूनिट्स कर दी। ठीक है, बी ने 12 यूनिट्स और सी ने सपोज 15 यूनिट्स। अभी मान लो प्राइस अभी कम हो रहा था, अभी प्राइस बढ़ गया, है ना, मान लो 9 रुपीज प्राइस हो गया। ठीक है, 6 रुपए था, 6 से बढ़कर 9 रुपए हो गया, तो नेचुरली डिमांड कम होगी, है ना। तो डिमांड कम होके मान लो इसने 9 यूनिट्स कर दी। ठीक है, कंज्यूमर बी भी कम करेगा, इसने 7 कर दी सपोज, और कंज्यूमर सी भी कम करेगा, इसने भी कम करके मान लो 8 कर दी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मार्केट डिमांड कैलकुलेट करेंगे। तो मार्केट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, 8 + 6 + 10 कितना हो गया आपका, 24। फिर हम नीचे 10 + 8 + 12 कितना हो गया, 30।
15, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बाजार मांग तालिका निकाल लेंगे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों ही मांग तालिकाओं को अगर हम ग्राफ पे दिखा दें, है ना, इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं ना। मान लीजिए इंडिविजुअल, हम सबसे पहले व्यक्तिगत मांग तालिका को हम ग्राफ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल ग्राफ बना रहे हैं, डिमांड ग्राफ बना रहे हैं हम। इसमें क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड या मांगी गई मात्रा को दिखाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम किसको दिखाएंगे, मांगी गई मात्रा या जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको हम दिखाएंगे। और वाई एक्सिस पे हम प्राइस को दिखाएंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखाएंगे। प्राइस हमारा 4 से लेके 10 है, तो दो दो के वेरिएशन में हम ले लेते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 40 मिनिमम है और 60 हमारा मैक्सिमम गया है ना। तो हम यहाँ पर 10, 20, 30, 40, ठीक है। अभी 10 रुपीज प्राइस है हमारा, तो डिमांड हमारी कितनी है, 10 रुपीज प्राइस में डिमांड है 40, ठीक है। तो 10 रुपीज प्राइस और डिमांड है 40। तो यहां पर आप एक डॉट पुट करेंगे। उसके बाद प्राइस आपका कम होकर कितना हो गया, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, 50 एंड 60, ठीक है। तो ये हो गया 40। उसके बाद 8 रुपीज प्राइस है तो 45, 8 रुपीज प्राइस हुआ तो ये 45, यानी 40 और 50 के बीच में समवेयर यहाँ पर, ठीक है। 6 रुपीज प्राइस है तो 50, 6 रुपीज 50, और 4 रुपीज है तो 60, 4 रुपीज है तो 60, और इन सारे डॉट्स को हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये बना आपका डिमांड कर्व, ठीक है। अभी इसी तरीके से इसका भी डिमांड कर्व बनाएंगे हम, बाजार मांग का। लेकिन इसका बनाते वक्त हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक का नहीं लेंगे, बल्कि ये जो मार्केट डिमांड है इसके अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा 24-30 निकल के आया, इसके अनुसार हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, आई होप आपको ये बनाना किस तरीके से होता है ये आपको समझ में आ गया। प्राइस में और मांगी गई मात्रा में या डिमांड में इनवर्स या विपरीत रिलेशनशिप दिखाना है। अगर कीमत कम हो रही है तो डिमांड को बढ़ता हुआ दिखाना है, और यदि कीमत बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे 50 प्राइस आपका 6 रुपीज़ था तो उससे बढ़ के 9 रुपये हुआ, तो हमने डिमांड को घटा दिया, 15 से 9 कर दिया, ठीक है। दोनों के बीच में विपरीत संबंध को आपको दिखाना है। अब आगे हम बात करेंगे कि मांग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। मांग फलन, मांग तालिका और मांग वक्र को जानने के बाद अब हम मांग के प्रकार की चर्चा करते हैं। मांग के प्रकार। मांग के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीमत मांग के विषय में, कीमत मांग। दूसरा आय मांग, और तीसरा तिरछी या क्रॉस डिमांड, ठीक है, तिरछी मांग। बच्चों, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कीमत मांग यानी जब मांग पर कीमत का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी मांग पर कीमत का मांग पर जब प्रभाव पड़ता है तो उस तरह की मांग को हम कीमत मांग में स्टडी करते हैं। और कीमत का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमेशा विपरीत, है ना, क्योंकि अगर कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो कीमत मांग का जो वक्र बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। वाई एक्सिस पर हम प्राइस को लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम मांगी गई मात्रा को लेंगे, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड,
ठीक है। इसमें कीमत यदि ज़्यादा है तो डिमांड कम हो रही है, ठीक है, और जब कीमत कम हो गई तो मांग बढ़ गई, ठीक है। तो ये हो गई कीमत मांग। दूसरा है आपका आय मांग। आय मांग का नाम से स्पष्ट है कि जब मांग पर आय का प्रभाव पड़ता है, यानी आय के कारण मांग पर जो प्रभाव आता है उसे हम आय मांग बोलते हैं, ठीक है। अब आय जो है ये दो तरीके का होता है। आय का प्रभाव जनरली क्या होता है, जब इनकम, आय को हम वाई से डिनोट करते हैं, यदि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, यानी इन दोनों के अंदर कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध होता है। आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है, कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि कीमत और मांग में कैसा संबंध है, तो आंसर है ऋणात्मक संबंध। आय और मांग में कैसा संबंध है, तो आंसर है धनात्मक संबंध। यानी आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। लेकिन इसके अंदर दो कॉन्टेक्स्ट है इसके, एक सामान्य वस्तु के संबंध में, सामान्य वस्तु के संबंध में, और दूसरा है घटिया किस्म की या निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती है उसके संबंध में। सामान्य वस्तुओं के संबंध में क्या होता है आपका, हम y एक्सिस पर हम किसको लेंगे, इनकम को, ठीक है, और x एक्सिस पे हम किसको लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा को। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। आय कम डिमांड कम, आय बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ गई, है ना, इतना डिमांड बढ़ी, आय के बढ़ने से डिमांड में भी इजाफा हो जाता है, ठीक है, सामान्य वस्तुओं के केस में। लेकिन यदि निम्न कोटि या घटिया किस्म की वस्तुएं हैं, घटिया किस्म की वस्तुएं, तो घटिया किस्म की वस्तुओं में इसका उल्टा प्रभाव होता है। उसमें क्या होता है आपका, y एक्सिस पे इनकम और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, उल्टा संबंध होता है, यानी आय अगर ज्यादा है तो घटिया किस्म की वस्तुओं की डिमांड कम हम करते हैं, और यदि हमारी इनकम कम है ना, यदि हमारी इनकम कम है तो घटिया किस्म की वस्तुओं की डिमांड हम ज्यादा करने लगते हैं, ठीक है। इसी को इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे रॉबर्ट गिफिन, उनके नाम से उन्होंने ही सबसे पहले इस बात का पता लगाया और इस बात को पॉपुलैरिटी दी या हम लोगों को जानकारी में लाए। तो उनके नाम से ही इसे हम गिफिन विरोधाभास कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिफिन विरोधाभास क्या है, तो गिफिन विरोधाभास का संबंध निम्न कोटि की वस्तुओं से होता है, या वैसी वस्तुएं जिन पे हम अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं, ठीक है। तो इनमें घटिया किस्म की वस्तुओं में और आय में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी आय अगर ज्यादा होगी तो घटिया किस्म की वस्तुओं की डिमांड हम कम करेंगे, और अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है ना, तो हम कम, जैसे नेचुरली हम लोग अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। मान लीजिए अगर अभी हम नॉन ब्रांडेड कपड़ा ले रहे हैं और मेरी इनकम बढ़ जाती है तो हम ब्रांडेड कपड़े खरीदने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें आय में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तीसरी तरह की हमारी मांग है तिरछी मांग। तिरछी मांग दो तरह की वस्तुओं में होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो एक के बदले दूसरे इस्तेमाल की जाती है, जैसे चाय, कॉफी, है ना, चीनी, गुड़। और पूरक वस्तुएं जो दोनों एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्कूटर, पेट्रोल, ठीक है। तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी कीमत में परिवर्तन होने से एक की, मान लो कीमत बढ़ती है एक की, लेकिन दूसरी वस्तु की मांग पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको हम तिरछी मांग या क्रॉस डिमांड बोलते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की अगर हम बात करें तो इसमें मान लो यहाँ पे y एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस ऑफ y गुड, ठीक है, यानी कि कीमत, y वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसकी वजह से डिमांड किसकी चेंज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ
एक्स, ठीक है, उसमें परिवर्तन आता है। जैसे मान लो अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? कॉफ़ी पर। तो वो लोग कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देते हैं इस तरीके से। यानी कि पहले अगर चाय की कीमत कम थी, ठीक है, तो चाय की कीमत इतनी थी, ठीक है, ओ 0p यहाँ तक थी चाय की कीमत, तो लोग कॉफ़ी की डिमांड इतना कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, चाय की कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ी है चाय की, लेकिन लोगों ने डिमांड किसकी बढ़ा दी है? कॉफ़ी की, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले चाय सस्ती थी चूंकि, इसलिए वो चाय की डिमांड ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी चाय भी महंगी हो गई तो वो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? कॉफ़ी की तरफ। तो क्या होता है कि कीमत तो चाय की बढ़ रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारी कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ गई, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से स्थानापन्न वस्तुओं के केस में ये पॉजिटिव डिमांड कर्व बनता है, और पूरक वस्तुओं के केस में इसका रिवर्स होता है। यहाँ पे मान लो हम प्राइस ऑफ y वस्तु लेते हैं और यहाँ नीचे हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, इस तरीके से नेगेटिवली स्लोड कर्व बनेगा। मान लीजिए स्कूटर, y का मतलब पेट्रोल, अगर हम लेट्स सी पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल की कीमत पहले इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी तो स्कूटर की डिमांड इतना हो रही थी। अभी क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत कम हो गई, ठीक है, पेट्रोल की कीमत कम हुई तो लोगों ने क्या किया, स्कूटर की डिमांड को बढ़ा दिया, क्योंकि जो लोग पहले पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने की वजह से स्कूटर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, वो लोग भी अब उसको खरीदने लगे। तो बच्चों, एज अ होल आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, मांग के बारे में हमने जाना, मांग फलन के बारे में जाना, मांग तालिका, मांग वक्र और मांग के प्रकार के बारे में। अगली क्लास में हम मांग के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।